नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको दिवाली के मौके पर 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका मिल सकता है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, जिस पर रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इज इंडिया ट्रबल फॉर पाकिस्तान इन एफएटीएफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है अभी वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और वो निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, काफी सारे काम कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा हो लेकिन कर रहा है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या सोचती है? तो चलिए भाई आइए देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आने वाले हैं। एडवोकेट साहब, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान मौजूद है। अब कहा यह जा रहा है, पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि इस हफ्ते यानी अब जो आने वाले दिनों में हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। पहले नंबर पे तो ये बताएं, जो सिचुएशन हमारी चल रही है, जो इंटरनेशनल इस टाइम हमारा इमेज है, कि आपको लगता है कि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे? हम इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे जी, हर सूरत में निकलेंगे इंशाल्लाह। देखें, वो तो हर एक की ख्वाहिश है पाकिस्तानी की, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है अभी रिसेंटली जो अमेरिका के सदर ने स्टेटमेंट दी है कि जी ये पाकिस्तान डेंजरस कंट्री है, इस तरह की स्टेटमेंट्स को देखते हुए निकल पाएंगे? नहीं, ज़रूर निकलेंगे जी। उनके क्योंकि एफएटीएफ की जितनी भी शराइत थी ना वो हमने पूरी कर दी हुई हैं। हाँ, उन्होंने हमें वॉच लिस्ट में रखा था 2-3 महीने के लिए, उसमें उन्होंने वॉच किया, उन्होंने ओके कर दिया है कि पाकिस्तान के जो हमने शराइत रखी थी, कंडीशन थी, इन्होंने फुलफिल कर दी है। तो अब इंशाल्लाह निकलेगा, हर सूरत में निकलेगा। मेरी भी यही ख्वाहिश है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने की वजह क्या है? हमारी अपनी खामियां थी क्या? हम टेरर की वजह से गए हैं या फिर कोई इंडिया की भी बीच में कोई हाथ है? आपको कुछ लगता है? नहीं, मैं आप अगर सही पूछे ना तो इसमें हमारा अपना कसूर था। बिल्कुल हमारा अपना कसूर था इसमें। जो जितने भी नहीं, ज्यादातर कहा यह जाता है ना जी, इंडिया की वजह से चले गए, इंडिया ने ये कर दिया। नहीं, इंडिया एक वजह जरूर हो सकती है क्योंकि वो हमारा अजली दुश्मन है, लेकिन इसमें खामियां हमारी थी। वो जो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी सरपरस्ती करते थे। मैं अब उनका नाम तो नहीं ले सकता। बिल्कुल वो सरपरस्ती करते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती सरपरस्ती ख़त्म करवाई है। इस वजह से जब उनको यकीन हो गया कि ये तमाम जो तंजीमें हैं इनके ऊपर पाबंदी लग गई है, इनकी फंडिंग बंद हो गई है, तो इस तरह ये मतलब कहीं ना कहीं हम पुष्टपनाही करते थे हमारी गवर्नमेंट की या हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बड़े जो ताकतवर हल्के जिनको कहते हैं वो करते थे, इनकी सरपरस्ती करते थे। उनकी सरपरस्ती में ये जो तंजीमें थी ये अपना काम करती थी। देखिए, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि हम डेफिनेटली अगर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में जाती है एफएटीएफ की, उसके अंदर कोई ना कोई अपना भी कसूर होता है। हम क्यों मुंह उठा के ये मतलब ऐसे अपनी गलती नहीं नोट करते और ये कह देते हैं जी इंडिया की वजह से, इंडिया ने इल्जाम लगा दिया। ज्यादातर कहा जाता है कि यही कहा जाता है, बिल्कुल यही कहा जाता है, लेकिन इंडिया, मैंने कहा एक वजह है सही। अब कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा तो जो हमारा हरीफ है उसे तो मौका मिलेगा कहने का। हम गलत करेंगे ही नहीं। हम गलत करते थे, बिल्कुल गलत करते थे, सरपरस्ती करते थे, फंडिंग होती थी, सरेआम होती थी, सबको पता था। इसी वजह से इंडिया, ये तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी अपना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल चुके हैं कि जी हम अपने घर को पहले दुरुस्त करें, फिर इंडिया की बात करें। देखें, ये हैं सीनियर सिटीजन पाकिस्तान के और ये हैं हमारे यहाँ के एडवोकेट जो जानते हैं कि अपनी गलतियां हम दूर करेंगे तो ही हमारा इमेज इंटरनेशनली बेहतर होगा, तो ही हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलेंगे। बिल्कुल, वो अब हमने कर ली है, सब ने कर ली। ताकतवर हल्के भी समझ गए कि हम इंटरनेशनली बदनाम हो रहे हैं, लिहाजा वो पीछे हट गए हैं। उन्हें समझ लग गई है कि ज्यादा देर ये जो काम चल रहा था नहीं चलेगा, अब हमें अपना इमेज अच्छा करने की जरूरत है। बिल्कुल, अब कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते, ओपन हो गया सोशल मीडिया। ऊपर जो हमारे जो क्या कहते हैं, ऊपर से सैटेलाइट के जरिए सब पता चल जाता है। एक भी आदमी जब सरहद पार करता है उनको पता चल जाता है वो आपका आदमी जा रहा है। हमारे तो यहाँ से उसामा बिन लादेन पाया गया, हमारे यहाँ से तो सब कुछ ये देखें। उसामा बिन लादेन इतना बड़ा जो भी था, जो भी इंटरनेशनली उसे टेररिस्ट कहा जाता है। अमेरिका ने उसको, जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है ना, वो समझे टेररिस्ट है। आपको इंटरनेशनली
वैसे किसी के लिए वो अच्छा, किसी के लिए बुरा, वो हर एक की अपनी वो अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन जिसको अमेरिका ने कह दिया ना टेररिस्ट, वो टेररिस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा। लास्ट में ये बताएं, आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि अब हम ग्रे लिस्ट से अगर निकलते हैं, उम्मीद यही है निकलेंगे, आगे हम अपने आप को बेहतर करेंगे या दोबारा उन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे? और नहीं, बेहतर करेंगे, क्योंकि सब ने रियलाइज कर लिया है, ताकतवर हलकों ने भी, सियासतदानों ने भी, सब ने रियलाइज कर लिया है। अब हम दोबारा इमेज हमारा खराब हो रहा है, अब ठीक ही होगा इंशाल्लाह, अब कोई उस तरफ जाएगा नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अच्छा देखिए, पाकिस्तान निकल जाए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया होगा। और वकील साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। आप, मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी को इन वकील साहब की बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पहले अपने घर को ठीक करिए, उन्होंने कहा है कि पहले अपने आप को ठीक करिए। उन्होंने माना है कि यस, गलतियां हुई हैं, हमारे यहां ऐसी तंजीमों को, आतंकवादी संगठनों को पनाह दी गई है, उन्हें सरपरस्ती दी गई है, उन्हें पाला पोसा गया है, ये उन्होंने मानी है बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, गलती स्वीकार कर लेने से आदमी छोटा नहीं होता, बल्कि उससे सीख कर उन गलतियों को दोहराता नहीं। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि हम निकल जाएंगे उसके बाद नहीं करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारी फंडिंग इसी वजह से आती है क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की तंजीमें जो है वो चल रही होती हैं और उनमें बहुत सारा पैसा मिलता है और उसका फायदा सीधा पाकिस्तान की सेना को जाता है। दूसरा, उनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ भी करते हैं। जाहिर सी बात है कि दुश्मनी है तो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जो छिड़ी हुई है पाकिस्तान ने, उसमें वो करेंगे ही, और जम्मू कश्मीर में ये दिखता है। तीसरी बात, आप कह रहे हो कि जी छोड़ देंगे, ये करेंगे, अभी बहुत ताजा मामला है, बहुत ताजा मामला है। आपका जो हबीब बैंक है, पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है मुझे लग रहा है, उस पे भी खामियां पाई गई हैं और वो टेरर फंडिंग में शामिल सबूत मिले हैं। इस पर भी जांच चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद अगर इस पर एफएटीएफ की नजर तो होगी, अगर उसमें कुछ गलत पाया गया या बाद में जांच पाया गया तो दोबारा भी निकल के भी पाकिस्तान जा सकता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकला है, बाहर निकला था, लेकिन फिर से उसने अपनी वही कार्रवाइयां, पुरानी चालें, पुरानी चीजें करनी शुरू कर दी, फिर से वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला गया था। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के बाद भी ऐसी चीजें रुकेंगी। हाँ, 2-4-6 महीने के लिए रुक सकती है, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगी। ये पूरा भरोसा है मुझे पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जुल्फकार। आपका नाम? जुनेद चीमा। जुनेद चीमा, एडवोकेट हैं आप? एडवोकेट, हाँ। ठीक है, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी एफएटीएफ का इजलास होने वाला है और कहा यह जा रहा है पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मौजूदा जो सूरत हाल है, इंटरनेशनली जो इस टाइम हमारा इमेज बना हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको लगता है कि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे? देखें कि जी, पहले जो 4 साल गवर्नमेंट ने, जो पहली गवर्नमेंट थी, उसने बड़ी एक्टिविटी के साथ, बड़ी इम्प्रूवमेंट के साथ उसने काम किया और बड़ी जाफशानी के साथ किया। लेकिन ये है कि अब इसमें इंटरनेशनल जितनी जो है ताकतें शामिल होती हैं इसमें सारी, और वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा 27 में से 26 हमने शायद पूरी कर दी थी, और फिर भी इन्होंने हमें ऑब्जर्वेशन में रख दिया था कि जी हम अगले इजलास पे फ़ैसला करेंगे। लेकिन अब जो हाल ही में सिनेरियो आपने देखा है कि जो है अमेरिकन ने स्टेटमेंट दिया जी, उनके सदर जो बाइडन ने जो स्टेटमेंट दिया, हाँ, उसके हवाले से मे बी वो कंट्राडिक्शन उन्होंने ये डेवलप किया है कि ये डेंजर कंट्री है और डेंजर जो स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसके हवाले से जो सिनेरियो है, डेफिनेटली इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अच्छा रोल है। उन्होंने आगे भी पाकिस्तान को जो ना इन चीज़ों से बचाया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस चीज़ से, लेकिन ये चीज़ हमें वो टाइम फिर ग्रेस पीरियड दे देंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं हम नहीं, क्योंकि इसमें इंडिया की जो लॉबी है वो बहुत मेन किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में हमेशा ये एफएटीएफ की जब भी बात होती है, ग्रे लिस्ट की जब भी बात होती है, कहा यह जाता है इंडिया की लॉबी, इंडिया ने हमारे अगेंस्ट ये कर दिया। आखिर इंडिया हमारे अगेंस्ट करता क्यों है? हमारी अपनी कोई खामी नहीं, मतलब इंडिया झूठ बोलता है क्या? अगर कोई बात होती है तो वो आगे पूरी इकोनॉमिकली देखें, अमेरिका की उनके साथ इकोनॉमिकली कॉन्ट्रैक्ट है, वर्किंग है, मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट है इंडिया के पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो इंडिया के पास अगर इंटरनेशनल मार्केट है, इंडिया अगर अपनी वर्थ रखता है तो वो अपने काम की वजह से रखता है। उन्होंने
अपनी वर्थ बनाई है। इम्प्रूवमेंट है ना उनकी उनकी आईटी का, मतलब आईटी का उनको जो है 6-7 अरब रुपया, मतलब वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे से हैं। भी ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे जो बात की जाए अगर उनकी इकॉनमी की, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, यूके को पीछे छोड़ दिया है, तो हम अपने खामियों पे क्यों नहीं ध्यान देते, हम हमेशा इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? लेकिन उसमें ये देखिए ना, उसमें जो हमारी मैनेजमेंट है बेसिकली वो जो ब्यूरोक्रेसी के सिनेरियो से निकल नहीं रहे हैं। वो स्टैंडर्ड्स के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। मतलब हम लोग वही लोग, हम बाहर जाके रुपीस काम कर लेते हैं, यहाँ हम काम करने को तैयार नहीं हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे बस लास्ट में आपने ये बताना है कि जिन वजूहात की वजह से हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, क्या वो वाकई वजूहात पाकिस्तान में मौजूद थी? यानी वजूहात उनमें से ये थी कि ये टेरर फंडिंग होती है, ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जो हमारा पाकिस्तान है ना, वो एक मेन फोकल पॉइंट पे है, ठीक है। उसमें चाइना का बड़ा रोल है। चाइना की पार्टिसिपेशन हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिकमेंडेशंस हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनको पता है कि अगर पाकिस्तान को हमने फैसिलिटेट किया तो कल को ये कंसोर्शियम बड़ा स्ट्रॉन्ग, चाइना, पाकिस्तान, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब रशिया जो है ब्लॉक, रशिया के साथ ब्लॉक बन सकता है। तो इनकी ये पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और वैसे भी इंटरनेशनली ख़राब रखा जाए और ये हमारे मरोने मिन्नत रहें। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन क्या हम फंडिंग नहीं करते रहे? आपको क्या लगता है? उसमें देखें, उसमें ये इंटरनेशनल एजेंडे हैं। आपको क्या ख्याल है वो दूसरे अमेरिकन नहीं करते? दुनिया की सारी जो जितनी भी, इंडिया नहीं कर, इंडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फंडिंग करता है। अच्छा। ठीक है ना, मतलब ये हर जगह पे है, लेकिन हमारे ही कंट्री मुल्क में इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर उसामा बिन लादेन यहाँ से कैसे पाया गया? वो भी बड़ा करीबी जो हमारी एजेंसीज के पास इसके बारे में तो हम सिनेरियो तो हमें नहीं इसका अंदाज़ा। कोई इंटरनेशनल एजेंडा है, इसमें हम कुछ प्रॉपर नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं खामियां हैं हमारी, ये बात हमें मानने की ज़रूरत है कि नहीं? लेकिन इस तरह की जो फंडिंग है हमारे पास, इस तरह की एक्टिविटी आप देखिए, जितनी NGOs आती हैं आपकी बाहर की, उनकी फंडिंग का क्या कॉज है इधर पाकिस्तान आने का? वो अपना इंटरेस्ट वॉच करते हैं ना, ठीक है ना। इंटरनेशनल जितनी भी आपकी NGOs हैं, इस्लामाबाद में आपके सारे NGOs सारी बैठी हुई हैं और किसी बेस पे ही है ना, ठीक है। हमारे मुल्क में क्या, उनको क्या मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पा रही? तो बेसिकली हमारे मुल्क में ये इश्यूज़ ही नहीं है। हमारे इश्यूज़ तो हम तो आगे बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं, बॉटम लाइन पे बैठे हैं गुर्बत की वजह से, ठीक है ना। हम लोगों के पास इतना टाइम हो तो हम मतलब और कुछ काम ना कर सकें। तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस हवाले से बड़ी दूर अंदेश होती है। वो कभी इस तरह के हमारे इमेज, पाकिस्तान का इमेज हम डैमेज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ना चाहते हुए भी हमारा इमेज काफ़ी हद तक लेकिन वो डैमेज। इसराइल का इसका पार्टिसिपेशन है, इंडिया की लॉबी है, इसराइल की पार्टिसिपेशन है। इसराइल वो चाहते हैं कि हमारी कोई खामी नहीं। उसमें ये देखें, हमारा इंटरनेशनली स्टेट बैंक देखें हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखें कि आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है उसमें कितनी हमने पाबंदियाँ लगाई हैं। अब आप किसी बैंक में जाते हैं तो आपसे पूछते हैं रीज़न बताएं, पैसे फंड नहीं सकते। इवन रीज़न क्या, रीज़न के बगैर भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, इंडिया से इवन आपको पैसे लॉजिकली आए, थ्रू प्रॉपर वे आएंगे। एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जनाब ये गिफ्ट है, ये ब्रदर के लिए, भाई के लिए है। तो हमारे रूल्स हो गए बड़े स्ट्रांग, इतने इंडिया के स्ट्रांग नहीं है रूल। आप जाके देखें, जाके तो नोट करें, लाभ देखें, इतने स्ट्रांग, जितने स्ट्रांग हमारे। तो अगर इंडिया में इतनी खामियां हैं, उनका ये रोल नहीं स्ट्रांग, उनका ये फिर भी उनका इमेज इंटरनेशनली इतना बेहतर क्यों होता जा रहा है, क्यों वो मजबूत होते जा रहे हैं? मेरा सिर्फ लॉजिक ये है। देखें, ये आप सीनियर हैं हमारे से, हम चाहते हैं आपकी जो राय है वो आगे पहुंचाई जाए। देखिए एक्चुअली ये है कि उनकी एक तो मार्केट बहुत बड़ी है उनके पास, ठीक है। हमारे लोग जितने भी हमारे मतलब हमारी मैनेजमेंट है या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारी नई मार्केट हमें ढूंढते नहीं हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हैं हमारे पास। तो यही तो वजह ना कि हमारा ट्रस्ट ही नहीं हमारे पे शायद लोग करते, जो हमारी नहीं तो दुनिया की 5वीं 6वीं बड़ी जो फाइनेंशली, जो आप बात कर रहे हैं कि फाइनेंशली क्या प्रॉब्लम, हमारा उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है। हमें जोन नहीं प्रोवाइड किया जाता। हमें प्रॉपर जोन हो, मतलब अमेरिका में, यूरोप में हमें मार्केट की एसेस हो। हमारे पे तो इतने टैक्सेस हैं, कंडीशंस बहुत ज़्यादा उन्होंने लगाई हुई हैं। इतना कोटा है, इस कोटे से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। बांग्लादेश क्यों इम्प्रूव हुआ है? बांग्लादेश में नहीं, FATF बांग्लादेश में नहीं है, वहाँ नहीं कोई रोल अदा कर रहा, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने अपनी मार्केट भी डेवलप की और उन्होंने उनकी कंडीशन के मुताबिक काम भी किया। लेकिन उनको सिर्फ यहाँ हमारे ये है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सारे यहूदी लॉबी बैठी हुई है, ठीक है।
और मतलब तो सारा उनके लॉबो के मुताबिक काम किया जाता है। आईएमएफ है वो आपके साथ है, दूसरे सारे हैं। जब तक आपकी इंटरनेशनली फंडिंग इंप्रूव नहीं होती, आपके एसेट्स इंप्रूव नहीं होते, आपको तो क्रेडिट देगा कोई नहीं देगा, कोई मुल्क नहीं देगा क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारा इमेज इंटरनेशनली तभी बेहतर होगा जब हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर होंगे, जब हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपनी मर्जी के साथ के 27 से 26 कंडीशन, हमने कोई ऐसा मुल्क दुनिया का नहीं जिसने 26 कंडीशन पूरी की हूँ। नहीं, तो ऐसे तो कई कंट्रियां जो FATF में आई नहीं है, हम तो आए नहीं, आप तो आ चुके हैं ना। फिर उसके बाद ये है कि हम मतलब मलेशियन, इंडोनेशियन, जितना भी ये सारों ने मतलब इस चीज़ को तारीफ़ किया है। बल्कि इवन FATF के तो प्रेसिडेंट ने, उसका जो उनका था मतलब प्रेसिडेंट था, उन्होंने कहा जी कि वाकई पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया। उन्होंने ये बोला कि इम्प्रूव भी किया, और उन्होंने अनबिलीवेबल कहा है कि ये चीज़ें ऐसे ये कंप्लीट, मतलब हम यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी उन्होंने कंप्लीट की हैं। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत रोल अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए किसी और से बात करते हैं। शुक्रिया। अच्छा, ये भाई साहब वकील हैं, तो वकील भाई साहब को इतना तो अंदाजा होगा कि अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं, किसी पर किसी चीज को एक्यूज करते हैं, बनाते हैं उसे, तो उसके लिए आपको सबूत पेश करने पड़ते हैं। वकील साहब, इतना तो पता होगा ना आपको। तो अगर आप ये भारत पर अक्यूज, मतलब भारत पर आरोप लगा रहे हैं, भारत को अक्यूज बना रहे हैं कि जी उसके यहाँ भी फंडिंग होती है, उसका बैंकिंग सिस्टम कमजोर है, उसका ये है, उसके यहाँ वो है, तो भाई इसका कुछ सबूत दीजिए ना। और अगर सबूत है तो भाई उसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए, यूएन में जाइए और बताइए कि भाई FATF की लिस्ट में इंडिया को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। ये रहे सबूत मेरे पास कि टेरर फंडिंग कर रहा है इंडिया, इंडिया हवाला का काम कर रहा है, इंडिया आतंकवादियों को शह दे रहा है। क्यों नहीं चले जाते? एक वकील होने के नाते ये बेसिक तो पता होगा ना आपको। लेकिन जब आप बात करेंगे तो आप प्रोपेगेंडा करेंगे, एजेंडा के तहत बात करेंगे। आप सबूत लाइए, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। लेकिन नहीं, हवाई बातें कर लो। तो फिर काय बात के वकील भैया। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही है, पाकिस्तान की बेहद खराब रही है। तो इसके जवाब में मैं कहूंगा कि भारत की विदेश नीति ज्यादातर अच्छे हाथों में रही है। मौजूदा विदेश मंत्री S जयशंकर साहब का जलवा तो पूरी दुनिया में दिख रहा है। पर सवाल यह है कि भारत के दूसरे देशों से संबंध हमेशा से अच्छे क्यों रहे हैं? इसका जवाब मुझे मिला कुकू FM पर मौजूद बुक समरी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में। यह हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब की लिखी किताब की बुक समरी है। इसमें उन्होंने प्राचीन भारत से लेकर अब तक की विदेश नीतियों की जानकारी दी है, जो बेहद जबरदस्त है। तो मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि आप इस बुक समरी को जरूर सुनिए। बुक समरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी नहीं है, साथ ही आपका काफी सारा टाइम भी ये बचाती हैं। अब चूंकि दिवाली आ रही है तो कुकू FM आपके लिए लाया है दिवाली बम्पर सेल। इसमें आपको सालाना सब्सक्रिप्शन जो है 399 रुपीज की, उस पर 50% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, यानी एक साल के लिए 199 रुपीज ही लगेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स जीतने का मौका भी मिल रहा है, जैसे कार, सोने के सिक्के, वाउचर्स। तो जल्दी से कुकू FM को डाउनलोड करें, जहां पर मौजूद हैं 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज। वहां जाएं, कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यह ऑफर 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ही है। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कुकू FM ने ठाना है आपके लिए यह दिवाली कामयाबी वाली दिवाली बनाना है। लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाइए। थैंक यू, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासिन गुज्जर जी। मोहम्मद यासिन गुज्जर, क्या करते हैं आप? मैं इधर एक साबिक क्लर्क बार का प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। और मौजूदा जो सेशन कोर्ट और ज़िला कचहरी में जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, ठीक है। जनाब ऑनरेबल सदर बार मलिक अब्दुल साहब ने, ठीक है। उसका मैं स्क्रूटनी चेयरमैन हूँ। चेयरमैन है, ठीक है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से शायद निकल जाए। अभी खबर ऐसी आ रही है कि ये आने वाले हफ्ते में या कुछ दिनों में निकल जाएगा। ये बताएं, जो सिचुएशन हमारी चल रही है, जो हमारी कंडीशन है, इंटरनेशनल इमेज है इस टाइम पे, हुकूमत स्टेबल नहीं है और इमेज ख़राब है, क्या लगता है कि ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे हम? मुझे नहीं लगता कि हम निकल पाएंगे। जैसे ये सियासतदानों का झगड़ा आपस में चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
मुश्तरका एलामिया अगर सारे सियासतदान जारी करें, यूनिटी हो हमारी कौम के अंदर, हम बस ये कौम बनकर उभरें, तो फिर मैं यकीन रख सकता हूँ कि हम ग्रेल से बाहर निकल सकते हैं, वरना मुश्किल है। ठीक है, ये बताएं कि वजह क्या है? क्या हमारी अपनी खामियां थी जिसकी वजह से हम 4 साल से ज़ायद ग्रे लिस्ट में रहे हैं, या फिर कोई और? अक्सर हमारे यहाँ पे हमारे मीडिया में ये कहा जाता है जी इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में, इंडिया ने हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया। क्या इंडिया का हाथ है या हमारी अपनी खामी? नहीं, इंडिया का हाथ भी हो सकता है, लेकिन असल कमी हमारे अपने अंदर है। जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारा रुपया बाहर ले गए हैं, जो उन्होंने बाहर में बैरून मुल्क जाकर जायदादें बना ली हैं, जो फंडिंग हुई हैं, ऐसे जब मामला तो इंटरनेशनल इशू में आएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जब ये हमारी बदनामी होगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल नहीं रहे, ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहे। तो इंडिया को क्यों कसूरवार हम कहलवा बार बार कहते हैं, हमारी मीडिया या हमारे जो उनसे ऊपर हैं सीनियर पॉलिटिशियन, वो क्यों कहते हैं इंडिया ऐसे? अगर लेट्स सपोज इंडिया ने हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया तो हम इंडिया को क्यों नहीं डलवा सके? बात है वो हमारी खारजा पॉलिसी में कमी है। वो हम समझते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी कौम जो है ना वो कमज़ोर है, और हमारी खारजा जो सिस्टम है खारजा पॉलिसी का वो मजबूत होना चाहिए। इंडिया हमारा दरीना दुश्मन है, वो हर प्लेटफार्म पर हमारी मुखालफत करता है, और इसलिए करता है कि लेट्स सपोज मान लेते हैं, मैं तो दुश्मन नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ कि देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहाँ पे जिसको कोई फ़ायदा नज़र आता है वो अपना फ़ायदा उठाएगा, हम मौका देंगे तो ही वो ऐसा करेगा ना। लेट्स सपोज वो हमारा दुश्मन है तो हमने कुछ ऐसा किया तो उसे फ़ायदा मिला, वो फ़ायदा इसीलिए वो उठा रहा है कि हमारा सलूक नहीं है, हम बामी मुश्तरका एलामिया नहीं को जारी कर सके, हमारे सियासतदान बटे हुए हैं, हमारा सिस्टम बटा हुआ है, हम सब अपने ज़ाती मसलों में उलझे हुए हैं। ठीक है, ग्रे लिस्ट में जाने की जो मेन रीज़न बताई जाती थी इंटरनेशनली वो ये थी कि जी यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फंडिंग होती है या उन्हें यहाँ पर पनाह दी जाती है। आपको लगता है ऐसा था, और अगर था तो अब रहा है या नहीं? नहीं, हमारे मुल्क में कोई ऐसी टेरर सिस्टम नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद मुसलमान हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम नहीं थी कर। दहशतगर्दी का कोई पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है इस वक्त। इस वक्त नहीं, ओवरऑल मतलब अभी तो क्लियर। पहले थोड़ा बहुत था, वो वाना वजीरिस्तान में, अब पंजाब में तो पहले भी नहीं था। पंजाब बिल्कुल क्लियर है, सिंध बिल्कुल क्लियर है, अगर थोड़ा बहुत उधर है तो वो कोई इतना मसला नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा दहशतगर्दी का कोई सिस्टम हमारे मुल्क में आने वाले दिनों में कुछ उम्मीद बेहतरी की है पाकिस्तान को लेकर? ग्रे लिस्ट से निकलेगा, आगे हम अपने इमेज को बेहतर कर पाएंगे ओवरऑल इंटरनेशनली या नहीं? अगर तो हमारे हुक्मरानों ने अच्छा किरदार अदा किया, अच्छा रोल अदा किया, हुकूमत बनाने में अच्छे तरीके से कामयाब हुए, इलेक्शन मुनसफाना हुआ, 2023 में, तो फिर हम यकीन रखते हैं कि हम बसीयत कौम इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। और इसमें आपको नहीं लगता हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ का भी काफ़ी रोल होता है? हाँ, फॉरेन पॉलिसी का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर फॉरेन पॉलिसी अच्छे तरीके से हम बनाएंगे तो तभी ना जी, तभी हम बना सकते हैं जब हमारे मुल्क के अंदर मुनसफाना इलेक्शन होगा और एक इस्तेहकाम आएगा। जब तक अदम इस्तेहकाम रहेगा, अगर इलेक्शन मुनसफाना ना हुआ, अदम इस्तेहकाम हुआ, तो फिर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता डेफिनेटली। जब तक स्टेबिलिटी कंट्री के अंदर नहीं आएगी तब तक हम अपना इमेज इंटरनेशनली बेहतर नहीं कर सकेंगे। और जब हम फॉरेन पॉलिसीज़ को बेहतर बनाएंगे, तो अपने रिलेशन दूसरे कंट्री, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री, उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे तो ही हमारा इमेज इंटरनेशनली बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए सोहेब भाई, बात सिर्फ रिलेशन अच्छे बनाने की नहीं है और फॉरेन पॉलिसी अच्छी करने की नहीं है। पहले आपकी इंटरनल पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। दुनिया को यह भरोसा होना चाहिए आपके यहां पर आतंकवादी कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके यहां पे आतंकवादी नहीं ट्रेन किए जा रहे हैं, आपके यहां पर आतंकवादी संगठनों को फंडिंग नहीं की जा रही है। तब जाकर इमेज अच्छी बनेगी, तब जाकर रिलेशन अच्छे बनेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप बताइए, क्या अभी भी वहां पर एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं है क्या? स्वात घाटी में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? वहां पे भी आजादी की जंग चल रही है। उधर टीटीपी वाले कह रहे हैं कि उधर अलग वो कर रहे हैं। आपके यहां आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते हैं और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि जी टेरर फंडिंग नहीं है और आतंकी घटनाएं नहीं हो रही हैं। आपके यहां से लगातार खबरें आती हैं टेरर फंडिंग की, पैसे दिए जा रहे हैं, फंडिंग की जा रही है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं सुधर सकता। बाहर रिलेशन अच्छे करने से नहीं होता कुछ, सबसे पहले अंदर से ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। सलाम। आपका नाम? तैयब हुसैन। तैयब हुसैन, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान, अभी खबर ये आ रही है कि शायद FATF की ग्रे लिस्ट से रिसेंट जो जल्द ही निकल जाएगा। क्या लगता है कि हम जो मौजूदा हमारी सिचुएशन है, जो इंटरनेशनल हमारा इमेज बना है, हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे? जी इंशाल्लाह। जो भी गवर्नमेंट ने काम किया ना
अब तक तकरीबन काफ़ी जो उसने जो भी उन्होंने डिमांड की थी FATF ने, जो शराइत थी वो हमने पूरी कर दी। जो भी उनकी डिमांड थी, जो शराइत थी, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। ठीक है। एक आधी रहती थी, वो भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। हो गई तो है। इसके अलावा तो अब तो हो ही नहीं सकता कि ये ना हो कि हो। ग्रे लिस्ट से ना निकला ना जाए। ये तो अब जो होगा ना, जो भी ये दबाव ही होगा कि अगर अभी भी रहे तो दबाव होगा। दबाव ही होगा कि ना रहने दिया जाएगा इनको। ठीक है, मुझे ये बताएं 4 साल या 4 साल से ज़ायद का अरसा हम FATF की ग्रे लिस्ट में रहे हैं, उसकी क्या वजह क्या है? वजह यही है कि मुल्क के हालात ही कुछ इस तरह के कर दिए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग इतनी हो रही थी और फॉरेन फंडिंग हो रही थी, जिसकी फंडिंग हो रही थी। इसके अलावा जो एक इल्ज़ाम था कि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन, बाद ये भी था कि लोग जो थे दहशतगर्दी की हम मामलत करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं। लेकिन भारत की वजह से ये हर वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि की वजह से क्यों हर बंदा मतलब मीडिया पे भी है, जब भी जहाँ जहाँ एक देखना ही नहीं चाहता कि हम एक स्टेबल मुल्क बन सके, हम तरक्की कर सके अपनी। देखना चाहते हैं कि वो स्टेबल कंट्री बने। जी हम उनको देखना चाहते, लेकिन वो हमको नहीं गवारा, क्योंकि वो जब से पाकिस्तान बना हुआ वो हमके खिलाफ ही कोई ना कोई ऐसा कार्रवाई करते रहते हैं। कभी अफगानिस्तान के हो जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में कार्रवाई करवा देते हैं, कभी ये हालात बाउंड्री के। आपका कहने का मतलब है इंडिया की वजह से हम इस तरह के कंडीशन में आते हैं। तो दुनिया जो देख रही है, जिन्होंने हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला है, तो उन्हें नहीं पता चलता। हमें अगर आपको पता चल गया, मुझे मतलब आप जैसे आम इंसान को पता चल गया जी इंडिया ऐसा कर रहा है, मुझे ये बताएं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि इंडिया ये है कि आजकल जो दौर जा रहा है ना, इसमें पार्टनरशिप चल रही है, रिलेशनशिप होती है कि लोगों के मफादात होते हैं कंट्री से। मैं एग्री करता हूँ। और दबाव इसलिए नहीं उसके ऊपर डाल दे क्योंकि उसके हर मुल्क के उसके ऊपर जो होते हैं ना, उनके अपने मुतालबात होते हैं, बिजनेस होता है, जो भी वो रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से वो उस पर प्रेशर नहीं डाल दे। ठीक है, मान लिया 1 मिनट के लिए आपकी बात मान ली, उनके हर मुल्क के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, फिर मैं यही क्वेश्चन आपसे करता हूं कि हमारे बिजनेस क्यों नहीं चलते, कि हर कंट्री के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं अच्छे होते दूसरी कंट्रीज के साथ? ये भी सोचने वाली बात है। बात तो ये है कि हमारे हालात कहीं ना कहीं हमारी खामी है। ये तो बात है कि हमारा जो भी एक जो उनका वो खुद ही कहते हैं कि भारत के मैंने तो इतनी 2-3 ही चेंज जितनी इनके वज़ीर आज़म चेंज हो गए। और इसके बाद जो भी इंडिया वाले ये कहते हैं उनका वो इंदिरा गांधी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने तो इतनी 2-3 ही चेंज की जितनी इन्होंने वज़ीर आज़म चेंज कर दी। तो उसमें कोई झूठ है? वो जी आए दिन ये देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि दुनिया को भी पता चल रहा है कि इनके ऊपर जो हालात है, आवाम का कोई अपना इतमाद ही नहीं है, कोई ऐसा हुक्मरानों पे इतमाद नहीं है। और जो भी आता है और प्लानिंग के तहत आ जाता है, बाहर से बिठाते हैं और ले जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी अपनी खामियां हैं, हमारी अपनी गलती। हमें चाहिए कि आपस में फिर अवाम में इत्तेहाद पैदा करे और आपस में रह के मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। यूनाइटेड होंगे तो आगे हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएं, जिन वजूहात की वजह से हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, मनी लॉन्ड्रिंग या इसके अलावा ये टेरर फंडिंग की वजह से, ख़ास तौर पे कि जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती हैं या जिनको सपोर्ट किया जाता, कहा यह गया, इल्ज़ाम ये लगाए गए, आपको लगता है ऐसा था? जी ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी दबाव था कि कुछ रह गए थे प्रोग्राम, जिसकी वजह से कोई भारत ने इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन हमने जो उन्होंने डिमांड की थी वो तो हमने मुकम्मल कर दिया। लेकिन इसकी एक ही रीज़न है कि वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। क्यों नहीं चाहते और कौन नहीं चाहते? इसके काफ़ी सी रीज़न है, जैसे कश्मीर का मसला है कि अगर पाकिस्तान तरक्की करे। ये अच्छा इंडिया की बात कर रहे हैं। जी इंडिया को 1 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। FATF सिर्फ इंडिया के सर पे तो नहीं चलती। FATF जो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये FATF बनाई है, जिन कंट्रीज ने मिल के, वो सिर्फ इंडिया के कहने पे तो नहीं सारा कुछ करेगी। तो दूसरे कंट्री क्यों नहीं हमारा साथ देते? ये हमारे असल में चाइना ही नहीं हमारा ऐसा जितना साथ देता है। वैसे चाइना कहता है, देखिए ना, हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं ना, वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है ना, वो इस तरह नहीं अपना काम कर सके जिससे मुल्क का अपना बेहतरी की तरफ काम। अब आप एट द एंड घुमा फिरा के बात पे आ गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में, हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उनमें कहीं ना कहीं खामी है। जी तो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने सारे भी आप जो भी इख्तलाफात हैं उनको बुला के और मुल्क की खातर और कौम की खातर तरक्की की तरफ हमें गामज़न होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तान के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाइए। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए
तो पाकिस्तान अगर FATF की ग्रे लिस्ट में गया था तो वो अपनी खामियों की वजह से हम लोग गए थे, और अगर अब FATF की ग्रे लिस्ट से निकलते हैं तो वो भी हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन हम जो हर बात पे ये कहते हैं कि जी हम FATF की ग्रे लिस्ट पे गए इसलिए कि इंडिया ने साजिश कर दी, इसराइल ने साजिश कर दी, यहूदी लॉबी ने ऐसा कर दिया, तो हमें इन चीज़ों को से हट कर अपनी खामियों पर, हमेशा मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, हर टॉपिक पे यही कहता हूँ कि हमें अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है, अपनी खामियों को जानने की ज़रूरत है। जब हम अपनी खामियों को जानेंगे, जब हम अपना इमेज अच्छा बनाएंगे इंटरनेशनली, जब हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पे अपने नेबर्स के साथ अच्छे होंगे, तभी हम इंटरनेशनली अपना एक सॉफ्ट इमेज बना पाएंगे, और फिर ही हम इस तरह से FATF से बचेंगे, या इस तरीके से जो भी हमारा जो टैग है, नेगेटिव इमेज है, वो चेंज होकर पॉजिटिव इमेज में बदलेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से इससे कोई एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। चलिए, वीडियो खत्म हो गया और सोहेब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि अपनी खामी को, और शुरू में भी जो 2-3 लोग होते हैं उन्होंने बहुत सेंसिबल बात की कि अपनी खामी थी, अपनी प्रॉब्लम थी। अब मैं बताता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि टेरर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब मैं बहुत सबूत पेश करता हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि FATF जो है वो सिर्फ इंडिया नहीं है, उसमें 30 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं, उनका एक संगठन है और बहुत मजबूत संगठन है, और उसमें सबकी बातें मानी जाती है। उसमें कई ऑब्जर्वर भी हैं, उसमें कई पाकिस्तान के दोस्त मुल्क भी हैं, सब कुछ है। वो कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि किसी एक कंट्री के, अमेरिका के कहने से भी वहां पे बहुत कुछ नहीं होता है। आप इस बात को समझिए, कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरी बात, आपने बात कही कि टेरर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं था, तो ये बताइए कि जो मुंबई हमलों में शामिल था बंदा साजिद मीर, लश्कर तैयबा का, उसको फिर कैसे आपने छुपा कर रखा, और जब दबाव बढ़ा, FATF ने कहा कि भाई ऐसा है कि वो आतंकी आपके यहाँ रहता है, और आपने तो उसको बोला था कि लापता है, हमें नहीं पता है, तो कैसे आपने उसको गिरफ्तार किया, एकाएक कैसे गिरफ्तार कर लिया? पहली बात, साजिद मीर, और ये वही साजिद मीर है जो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था, अमेरिकी एजेंसी की लिस्ट में। दूसरी बात, UN का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जैश ए मोहम्मद का है शायद, मसूद अजहर, UN का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो भी आपके यहां है कि नहीं है? है, रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है। तीसरी बात, हाफिज सईद को आपने क्यों गिरफ्तार किया? हाफिज सईद को गिरफ्तार करके जेल में डाला ना आपने, क्यों किया भाई? FATF के दबाव की वजह से किया। और हाफिज सईद के बारे में हम सब जानते हैं ना कि कितना बड़ा टेररिस्ट है वो, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है वो, जिसमें आपके देश ने माना था कि यस, हमारे यहां से लोग गए थे और मुंबई पर अटैक किया था, पाकिस्तानी थे वो। टेररिस्ट अटैक आपकी जमीन का इस्तेमाल करके हुआ था, आपके लोगों ने किया था। ये दुनिया नहीं देखती क्या? 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और हाफिज सईद जो बातें हैं, जो वीडियोस नेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और भारत के खिलाफ वो किस तरह जहर उगलता है, ये क्या दुनिया नहीं देखती है क्या ये FATF एजेंसीज नहीं देखती हैं कि वो क्या बोल रहा है? वो सब देखती हैं। इसके अलावा 139 से ज्यादा टेररिस्ट, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहां हैं। क्या ये UN डेजिग्नेटेड? आप सोचिए, UN एक बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, सबकी नुमाइंदगी है उसमें, पाकिस्तान भी है, क्या नहीं है? और जो भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत पर साजिश का आरोप लगाते हैं, तो मैं तो खुला चैलेंज देता हूं भाई, आप सबूत लेकर जाइए, UN जाइए, FATF जाइए, बोलिए कि ये भारत की साजिश है। मतलब कैसे कोई ये बात मान सकता है कि एक देश है भारत, उसकी सारी बात इसलिए लोग मान लेंगे क्योंकि बड़ी मार्केट है? मजाक उड़ता है आपका इन सब ऐसी दलीलें देने पर। तो टेररिस्ट हाँ, इमरान खान ने तो माना ही था कि आपके यहां अलकायदा के टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी गई थी। इस बात को कैसे भूला जा सकता है? उसामा बिन लादेन वाली बात तो बता ही दी गई। आप सोचिए कि मतलब इतने सारे काम जो देखे हैं, जो रिपोर्टेड हैं, रिकॉर्डेड हैं, सब कुछ है, उसके बाद आप कहोगे कि जिसमें इंडिया की साजिश है, हमने तो कुछ नहीं किया। तो आपको बहुत मुश्किल होगी FATF से बाहर निकलना, अगर आप ऐसे ही जिद पे अड़े रहे तो। खैर, देखते हैं क्या होता है, निकल जाए तो भी बढ़िया, ना निकले तो भी बढ़िया भाई, अच्छी बात है। वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि कुकू FM पर जाइए और बुक समरी द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड को जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में भारतीय विदेश नीति का डंका क्यों बज रहा है। और हां, कुकू FM की दिवाली बम्पर सेल 19 से 25 अक्टूबर तक चल रही है। दिवाली स्पेशल कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल कीजिए। एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% के डिस्काउंट के साथ आप 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका भी आपको मिल सकता है, जैसे कार, सोने के सिक्के, वाउचर्स। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।